आपको स्टैब्लिशमेंट ने लॉन्च कर दिया है। पहले आप किधर थे, अचानक आपको स्टैब्लिशमेंट ने कहा है कि यार जाके चीजें संभालो, संभाली नहीं जा रही। एस्टैब्लिशमेंट और हम इतने मिले हुए हैं कि उन्होंने मुझ पर 3rd क्लास जो है वो टॉर्चर किया। हम और एस्टैब्लिशमेंट इतने मिले हुए हैं कि मुझे 7 महीने जेल में रखा। अनवारुल्लाह काकड़ वजीर आजम बने, आप उनसे मिलने चले गए। हर दबाई था ना, आप औरतों को जो है वो थप्पड़ मार के चले जाओ, कुछ कुछ होते ही कुछ हो ही नहीं रहा। कमजोर है ना हम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी साहब, थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप अभी भी तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं, कुछ लोग कह रहे हैं आप हिस्सा नहीं हैं, तो आप अपने आप को क्या देखते हैं? वो लोग कह रहे हैं कि मैं हिस्सा नहीं हूँ जो इस खौफ का शिकार है कि कोई और पीटीआई में आके, हालांकि देखें ना, तो मुझे तो कोई ओहदे की, मैंने कहा ही नहीं, मुझे तो कोई ओहदा नहीं चाहिए। मुझे तो कोई जो है वो ये नहीं है कि जी मैं सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन ही हूँगा या जनरल सेक्रेटरी हूँगा या फलाना हूँगा ही तो कोई मेरी अहमियत है। मतलब वी आर बियॉन्ड दैट, उसमें अब क्या है, जी। वो हमारे ये इश्यूज ही नहीं है। आई मीन डरे हुए हैं बेचारे। अच्छा, इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो बड़ा मसला है कि खान साहब जेल में हैं, बहुत और आपका जो क्रिटिसिज्म है वो ये है कि जनाब ये खान साहब को जेल से बाहर नहीं निकलवा रहे, लेकिन वो उनकी मर्जी से तो जेल में नहीं है, वो जिनकी मर्जी से हैं वो तो उनकी मर्जी से छूटेंगे। उन्होंने तो जेल में ही रखना है ना। खान साहब को बाहर निकालने की स्ट्रेटजी तो तरीके इंसाफ ने बनानी है ना, नून लीग ने तो बना के देनी है हमें। जो देखे, प्राइमरी प्रॉब्लम, जो मेरा प्राइमरी क्रिटिसिज्म है वो ये है कि आपने अपनी जो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है उसको अपनी लीगल स्ट्रेटजी के सबसर्विएंट कर दिया है। और आप कह रहे हैं कि नहीं, जो वकील और अदालतें हैं वो हमारी मेन स्ट्रेटजी है और वो जो करेगी फिर हम पॉलिटिक्स उसके मुताबिक कर लेंगे। देखिए, ऐसे नहीं होता। जब तक आपकी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी नहीं होगी, और पॉलिटिकल स्ट्रेटजी में कई स्ट्रेटजीज हैं, आपकी अलाइंसेस क्या है, आपकी स्ट्रीट पावर जो है वो क्या है, आपका जो मीडिया नैरेटिव्स हैं वो क्या है, ये सारे एक कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल स्ट्रेटजी का हिस्सा है ना। वो नहीं है। अब आप देखिए कि जो तरीके इंसाफ का जो इस वक्त जो 2-3 बड़े मौके आए थे, जब 8 फरवरी को इलेक्शन चोरी हो रहा था, उस वक्त मौका था तरीके इंसाफ को बड़ा एहतजाज शुरू करने का। ठीक है। वो एहतजाज नहीं किया गया। जब लियाकत चट्ठा ने आके बयान दिया, आपने उसका बेड़ा गर्क कर दिया बेचारे का। सबसे सीनियर पुलिस ऑफिसर जो अपना हमारा ब्यूरोक्रेट जो था पंजाब का, उसको आपने उड़ा के रख दिया। वो मिसिंग पर्सन है 4 महीने से, कोई पूछ ही नहीं रहा बेचारे को किधर है किधर नहीं है, क्या है। कोई दरखास्त वगैरह भी अदालत में नहीं दी गई इस हवाले से, ना कोई रेफरेंस वगैरह आया? तहकीकात तक की जो है वो बात नहीं की गई। और क्यों नहीं की गई अब इन दोनों मौकों के ऊपर? क्योंकि अगर आपका फ़ायदा यह है कि आप वेल इन्फॉर्म्ड हैं, सारी जो पीटीआई के इवेंट्स होते हैं या चीज़ें होती हैं, ये दोनों इवेंट्स पीटीआई की कोर कमेटी में बाकायदा डिस्कस हुए और डिस्कस करके इनको डिस्कार्ड किया गया बाकायदा। पहले मौके के ऊपर शिबली फराज साहब ने, और इन्होंने कहा कि नहीं एहतजाज नहीं करेंगे। हामिद खान ने, हम पार्लियामेंट में किरदार अदा करेंगे। ठीक है। और पार्लियामेंट में आप क्या किरदार अदा करेंगे जब आपको कोई जाने नहीं दे रहा पार्लियामेंट के अंदर? तो आप पहले पार्लियामेंट ही तक पहुंचो ना, फिर ये स्ट्रेटजी बनाओ। और दूसरा जो था रेफरेंस वाला, उसमें हामिद खान साहब ने कहा नहीं, वो असल में चीफ जस्टिस साहब बड़े अच्छे आदमी है, बड़े न्यूट्रल आदमी है, वो हमने ये अच्छा, आप बार बार एक अदालती फैसले का जिक्र करते हैं अपनी ट्वीट्स में भी कि काजी फायज ईसा साहब के हवाले से एक 5 रुकनी बेंच का फैसला है, पर तहरीक इंसाफ की जो सीनियर, आप जिसे वकला क़यादत कह सकते हैं, वो उन्होंने कभी इस मसले को रेज नहीं किया। जस्टिस गुलजार साहब का फैसला था, बिल्कुल सबके सामने था। जब वो गए उन्होंने कभी बात ही नहीं की। वो कहते नहीं नहीं ये ना करें, ये असल में, क्योंकि देखें ये तो वकील रहे हुए हैं ना। हामिद खान, जब फायज ईसा साहब के ऊपर रेफरेंस था तो फायज ईसा साहब का वकील कौन था? आप बताइए। हामिद खान। हामिद खान साहब थे। तो ये तो और कामों में पड़ गए आप। थोड़ा मैं आपको पीछे ले जाता हूँ। 2012 में जो जब ये चल रहा था ना, इफ्तिखार चौधरी आ गए और इलेक्शन वैक्शन, हामिद खान साहब ने इमरान खान को ये जाके कहा कि जी इफ्तिखार चौधरी बहुत ज़बरदस्त आदमी है, ये एक न्यूट्रल आदमी है, ये इंशाल्लाह फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएगा और 2013 के इलेक्शन हम जीतेंगे, इफ्तिखार चौधरी साहब की बुनियाद के ऊपर हम जीतेंगे। तो मैंने खान साहब को जाके कहा कि सर आप कमाली बादशाहों वाली बात कर रहे हैं। उस वक़्त खलील रमदे और एक चीफ सेक्रेटरी होते थे AZ के, शेरदिल पंजाब के, और वो एक खलील रहमान खान साहब, ये सारे लोगों की एक कमेटी बनी हुई थी जाती उमरा में। और ये लोग इफ्तिखार चौधरी के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे थे रिटर्निंग ऑफिसर्स को लगाना करना और ये सारा काम। मैंने कहा सर आपको ये कौन कह रहा है? उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, वो हामिद खान ने ये कह दिया और वो कह दिया, बेड़ा गर्क हो गया। एग्जैक्टली उन्होंने अब भी उसका वही कर दिया, बेड़ा गर्क। अब आप देखें और क्या प्रॉब्लम है इस वक्त। जजेस, 6 जजेस ने लेटर लिखा। सरगोदा के जज के साथ क्या हुआ? दहशतगर्दी के जो जज थे अदालत का। अच्छा, अब वकला के 2 ग्रुप है। एक ग्रुप है जो SN भून साहब का, आजम नजीर तारड़ साहब का ग्रुप है, वो गवर्नमेंट में अकोमोडेटेड है। आप उनसे तो एक्सपेक्ट नहीं ना कर सकते कि वो जुडिशरी की राइट के लिए खड़े होंगे।
मुझे आप बताएं हामिद खान का ग्रुप क्यों नहीं खड़ा हो रहा? मुझे आप बताइए ना, लॉयर्स में कोई मूवमेंट ही नहीं है जुडिशरी के लिए ना। हालांकि तहरीक इंसाफ की बड़ी सपोर्ट है लॉयर्स कम्युनिटी में, जब भी हम बात करते हैं बड़ी सपोर्ट नजर आती है। ह्यूज सपोर्ट है। और इतना आपका जो जो भी तरीके इंसाफ में इमरान खान जब बात करते हैं वो कैंडिडेट जीतता है, लेकिन नहीं, वो अपना वो क्यों नहीं है? मतलब मुझे आप बताइए ना कि इसकी कोई वजह क्या है, इसकी वजह जो आपने कभी सुना ही नहीं होगा। तो वैसे तो हामिद खान ग्रुप को भी तो तहरीक इंसाफ ने अकोमोडेट कर दिया ना, खान साहब को बना दिया, सेनेटर बनवा दिया। अकोमोडेट इनको ही नहीं कर दिया, शोएब शाहीन भी तो यही कुछ इन्हीं का ही है ना, उसकी भी बेचारे की और तो कोई पहचान नहीं है ना, वो भी यहाँ से आया, बाकी सारे देखिए लोग वोट तो इस वक्त सिर्फ खान साहब का है खान ना, का है ना। जिसको भी वो टिकट मिलेगा वोट उसको पड़ेगा। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ इलेक्शन के ऊपर इलेक्शन हुआ है ना, इस दफा को कैंडिडेट्स पे तो हुआ नहीं है। कैंडिडेट्स तो मैटर करते हैं जब हल्के का इलेक्शन हो रहा हो, इस दफा ठीक है। प्रेसिडेंशियल फॉर्म पे इलेक्शन हुआ है। आपकी वो आपने सारे इनके कहने के ऊपर वकीलों को टिकट दे दिए हैं, वो वकील सारे जो है कुछ बन गए हैं, कुछ रह गए हैं, कुछ जो भी हुआ है। लेकिन अब वो जो जिस आप पीटीआई ने जो उम्मीदें लगाई हुई थी इनसे, वो तो पूरी नहीं हुई। अच्छा सर, आपने खुद भी जेल काटी है, आपके ऊपर 9 मई के भी बहुत सारे मुकदमात हैं, अचानक ये क्या तासुर आपके हवाले से आ गया कि जनाब के ये एंटी जमात हैं, जो जमात के अंदर से आपके क्रिटिसिज्म हो रहा है कि आप जमात पे क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, वो आप पे तनकीद कर रहे हैं, हालांकि ये तो कोई मुद्दा इस वक्त नहीं होना चाहिए था, इसलिए कि मामला तो बहुत सारे हैं, हुकूमत है, दीगर दोस्त हैं, मामला तो उस तरफ लोग देख रहे थे, आपस की लड़ाई क्यों शुरू हो गई? 100% आपकी बात ठीक है, बिल्कुल ये नहीं होना चाहिए था। ये क्यों हुआ है? ये इसलिए हुआ कि ये जो आप कोर कमेटी की मीटिंग्स होती हैं, आप आज का एजेंडा देखें उनका। उनका एजेंडा है कोर कमेटी का कि किस तरह से जो पीटीआई के लोग जो सो कॉल्ड लोग जो छोड़ गए थे, जो कभी नहीं छोड़ गए थे, उनको पार्टी में आने से कैसे रोका जाए। ये कोर कमेटी का एजेंडा है। जिस दिन बजट पास हुआ है, जिस दिन पूरी पाकिस्तान जो है वो हड़ताल के ऊपर है, जिस दिन जो है वो आपकी जो इमरान खान जेल में है, बुशरा बीबी जेल में है, यहाँ पे केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, उस दिन कोर कमेटी का एजेंडा ये है। अंदाजा लगा लें इनकी सीरियसनेस का। अच्छा पर सर एक और चीज कही जाती है ना कि अब सियासत बहुत आगे निकल गई है, बड़ी उसमें बिटरनेस आ गई, रीजन बीइंग कि बुशरा बीबी का आपने जिक्र किया, खान साहब ने बड़ा सख्त बयान दिया कि अगर बुशरा बीबी को कुछ हुआ तो ये जिम्मेदार होंगे, उनका निकाह खत्म कर दिया गया। तो वो जो सियासत आप यूज टू थे 1 साल 1.5 साल पहले 2 साल पहले की सियासत, अब खान साहब उस मूड में नहीं है, अब खान साहब मुफाहमत के मूड में नहीं है, तो आप वहां पे फिट हो पाएंगे? देखिए ना, इसकी तो जो मैंने पहले भी अपने इंटरव्यूज में ये बात कही है कि जो इद्दत केस है इसने बहुत तलखियां जो हैं वो पैदा की हैं। और अनफॉर्चुनेटली जिसने भी ये मशवरा दिया है वो बहुत ही ज़्यादा, मैं समझता हूँ कि एक कम अकली का मशवरा था, और उसने बहुत नुकसान पहुँचाया है इमेज को। अ, इमरान खान के ऊपर ये जो तलखियां हैं ये डेफिनेटली इससे बहुत बड़ी हैं, और इसके अलावा भी इमरान खान को बुशरा बीबी को जेल में डालने की जो ज़रूरत थी वो नहीं थी, अब भी इसको ख़त्म होना चाहिए था। और अनफॉर्चुनेटली ये बड़ी ज़्यादा, और इनमें तलखियाँ बहुत बड़ी हैं। लेकिन ये तलखियाँ पहले ही बढ़ गई थी जब इमरान खान के ऊपर फायर हुआ और इल्ज़ाम हुआ कि ये उन्होंने, मैंने आपसे पहले भी कहा कि जो मैं इन द हाइंडसाइट जब मैं ये देखता हूँ, मैं समझता हूँ कि बहुत गलती हमने की एस्टेब्लिशमेंट से अपने ज़ाती राब्ते ख़त्म करके। अगर हम अपने ज़ाती राब्ते रखते, हमारे राब्ते ना होने से क्या हुआ, उधर लोगों को कान भरने की जगह मिल गई कि ये तो ये कर देगा, वो कर देगा, पीटीआई बड़ी ख़तरनाक है, ये है वो है। और इधर भी जाहिर है कि फिर उसी तरह की गुफ्तगू जो है वो इधर भी आ गई। अगर हमारे राब्ते होते, हमारी बातचीत होती, तो शायद हम ये गलत फहमियाँ पर इतनी इस बड़ी वक्त सर जो अवामी मूड है, उसमें तो मूड ये है कि इस्टेब्लिशमेंट डिसएंगेजमेंट करे, मतलब कि जो उसका हाँ बिल्कुल, पॉलिटिकल किरदार कॉन्स्टिट्यूशन है के अंदर आए। पीछे चले, उसको आप क्या इन राब्तों के जरिए इस चीज के लिए कायल कर सकते हैं? देखो ना, मतलब ये तो बड़ा मुश्किल काम है, ये किस तरह देखिए आप कायल सर, करें? देखिए ना, एंगेजमेंट ही होनी है ना। आप कोई देखे ना, आप कोई मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं है ना। आप क्या करेंगे, आप क्या, हम अवाम को और फौज को आमने सामने तो नहीं ला सकते। ठीक है, बाहर कुछ दो चार लोग बैठे हुए हैं, उनकी ये ख्वाहिश ज़रूर हो सकती है कि फ़ौज और अवाम आपस में लड़ पड़े, लेकिन जिस तरह इमरान खान ने बार बार कहा कि फ़ौज जो है वो पाकिस्तान के लिए मेरे से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खान साहब ने तो ये बात कही है। अब आपने, हमारी कोशिश तो यही है ना, और होनी भी चाहिए, कि कभी भी हमने इदारे को और अवाम को एक दूसरे के सामने नहीं आने देना, नंबर वन। और नंबर टू ये है कि देखें, हम मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं है, हम बंदूकें लेके पहाड़ों पे तो नहीं चढ़ जाएंगे
एंगेजमेंट ही होनी है ना, अल्टीमेटली क्या होना है, टेम्परेचर्स कम होने, हाँ टेम्परेचर्स कम होने के लिए वो एस्टेब्लिशमेंट ने करने हैं, वो पीटीआई ने नहीं करने। मतलब पहला स्टेप तो देखें ना, दूसरी तरफ से आना पड़ेगा। इद्दत के केस का हमने जिक्र किया, खान साहब की कैद का जिक्र किया, बुशरा बीवी की कैद का जिक्र किया। वजीर आजम साहब एक दिन कहते हैं कि जनाब के हमें बातचीत करनी चाहिए, अगले दिन उनकी सजा मुअत्तल नहीं होती। तो वो जो फर्स्ट स्टेप है वो हमें नजर नहीं आ रहा ताकतवर दोस्तों की जानिब से, हुकूमत की जानिब से, जो लोग इस वक्त हुक्मरान है। बहुत गलती है, बहुत आई वुड से तबाहकुन। डोंट यू थिंक कि टाइम जो है बड़ी तेजी से गुजर रहा है और हम खुदा ना खास्ता उस सिचुएशन में पहुंच सकते हैं कि जहां से चीजों को रिकवर करना ज्यादा मुश्किल हो जाए? अब भी बड़ा मुश्किल है, लेकिन हमने तो पहुंचा दी हैं चीज़ें बड़ी मुश्किल में। लेकिन इसके बाद पाकिस्तान में देखें हालात ऐसे हैं, बजट आपने देख दिया, यहाँ पे कोई जो मुजाहरे शुरू हो रहे हैं बिजली के ऊपर, और जो सारा जो हालात है पाकिस्तान की, मईशत आपकी है नहीं। पाकिस्तान में पहली बार ये हो रहा है कि चीन और अमेरिका दोनों से आपकी सद्दमेरी चल रही है एक ही वक्त में। ये जो नून लीग की स्पेशली जो अपना है ना, मुझे तो लगता यह है कि पॉलिटिकल पार्टीज में ओवरऑल भी खामी होती है कि हम लोग कोई टेक्नोक्रेटिक जो इनपुट है ना पॉलिटिकल पार्टीज में उतना है नहीं। ठीक। अब फॉर एग्जांपल ये जो रेजोल्यूशन पास हुई है अमेरिका कांग्रेस की, में, नून लीग में मसलन मैं इरफान सिद्दीकी साहब की जो बयान सुनता हूँ, ट्वीट सुनता हूँ, वो देखिए, फिर इसहाक डार साहब की जो तकरीर थी वो सुनिए, फिर ख्वाजा आसिफ की तकरीर जो है वो सुनिए, आपको सीधा सीधा एहसास होता है कि इनको अमेरिकन सिस्टम का बिल्कुल पता नहीं है, और यूं लगता है कि दे आर वेरी नाइव। अमेरिकन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो है, हाउस ऑफ अवान नुमाइंदगान के, कांग्रेस के, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो है, उसकी जो ओपिनियन है वो डोनाल्ड लू के मतहत नहीं है। और ये तो वैसे भी क्रॉस पार्टी ना, दोनों पार्टियों ने 187 कांग्रेसमैन और 181 दोनों जमातों ने वोट डाले। और ये पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स जो हैं उनकी ओपिनियन है। जो डोनाल्ड लू का साइफर है वो एस्टैब्लिशमेंट, जो अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट है वो उसकी राइटिंग है टू द पाकिस्तान। ये अमेरिकन और वो पाकिस्तान के जो वहाँ के लोग हैं उनकी जो है वो एक ताकत का इजहार है। जाहिर है ओवरसीज पाकिस्तानी बड़े ताकतवर हैं, बल्कि हमारे पाकिस्तानियों की तो पाकिस्तान में इज्जत कोई नहीं है। मैं आपको वाकया पहले भी मैंने एक दफ़ा से सुनाया है कि जब ये जमान पाक के ऊपर छापा पड़ा तो वहाँ पे बहुत सारे लोग जो है अरेस्ट हुए। इसमें हमारे एमपीएस थे, उसमें एजाज चौधरी साहब थे उस वक्त सेनेटर जो हैं, ये सारे ले गए उधर, इन्होंने जाके वहाँ ठंडे फर्श पे रेस कोर्स थाने में जो है उनको बिठा दिया। रात को कोई 2-3 बजे वहाँ पे मुझे बताते हैं कि वो एक पुलिस वाला आया अंदर, उसने कहा ये ਤੁਹਾਡੇ जो शाहिद साहब के हो रहे हैं, वो उन्होंने कहा जी मैं शाहिद साहब हूँ। वो शाहिद साहब जो हैं वो हमारे जेलम के हैं, और वो आप भी जानते होंगे वो जो खान साहब के मोबाइल फोन वहाँ पे था ना कि वो ट्रैकिंग ना हो, जी जी, ट्रैपर्स वगैरह जो लगाते मशीनें उठा के फिरते रहते थे। अब शायद जो है ना वो ब्रिटिश नेशनल था, वो पाकिस्तानी नेशनल ही था, उसके पास सिर्फ ब्रिटिश पासपोर्ट था, उसके पास था ही नहीं पाकिस्तानी पासपोर्ट। सुबह उन्होंने 3:30 बजे लाहौर पुलिस ने उससे माफी मांगी कि हमें पता नहीं था ब्रिटिश सिटीजन। और बाकी सारा सेनेटर, वो सारे एमपीए, वो सारे ठंडे फरिश्ते पे रहे, वो ब्रिटिश सिटीजन होने की वजह से जनाब वो शायद अपने घर आ गया, अल्लाह खैर सला। ये तो हालत है पाकिस्तानियों की पाकिस्तान में, और वैसे बातें कर रहे हैं अमेरिकन को। हम ये यार को खुद आता खौफ। पर देखें अब इसकी वे फॉरवर्ड क्या है? क्या कोई राब्ता एस्टेब्लिशमेंट ने आपकी नज़र में कोई अभी किया है खान साहब से, या फिर जब आप जेल में थे उस वक्त आपको कुछ ऐसी चीज़ पता चली हुई हो? नहीं, कोई राब्ता नहीं किया जेल में थे। हमारा राब्ता अगर हो जाता खान साहब से तो बड़ी बात थी। वैसे खान साहब ने कभी कोई पैगाम भिजवाया था जब आप जेल में नहीं, थे? हम 2-3 दफा एक ही जेल में थे ना आप? नहीं, वहां पे नहीं था, लेकिन इलेक्शन कमीशन की जो कंटेम्प्ट केस था जी जी, उसमें मैं और खान साहब इकट्ठे थे, तो वहां पे उनसे काफी गपशप रही, काफी जो है उनसे बातचीत रही। देखिए बात यह है कि मैं तो समझता हूँ कि इस वक्त ना तहरीक इंसाफ को कोई जल्दी होनी चाहिए एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत की, क्योंकि जैसे आपने अभी जो बड़ी इंपॉर्टेंट आपने बात की है कि एस्टेब्लिशमेंट, एक वक्त होता था कि जब एस्टेब्लिशमेंट के साथ होना ना सियासत में कामयाबी की गारंटी समझी जाती थी। अब एस्टेब्लिशमेंट का किसी को आपने पॉलिटिक्स में गिराना हो ना, तो आप कहते हैं ये एस्टेब्लिशमेंट का आदमी है। अनपॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा जो है वो पीक के ऊपर है। तो एक तो मेरी नज़र के में ये है कि जो इमरान खान की और तरीके इंसाफ का डील का तासुर नहीं जाना चाहिए किसी तरीके से एस्टेब्लिशमेंट का। ठीक है, आप फिलहाल फोकस करें ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बनाने पे। जब ग्रैंड अपोजिशन अलायंस आपका बन जाएगा, इसमें आप फजलुर रहमान साहब हो गए, महमूद अचकज़ई साहब हो गए, इस स्टेचर के लोग आपकी तरफ से निगोशिएट कर रहे होंगे। उनके बैकअप के ऊपर चौधरी परवेज इलाही, शाह महमूद कुरैशी, असद कैसर जैसे जो लोग हैं वो आपके साथ जो है वो बात कर रहे होंगे।
फिर आपको उनको भी पता होगा, मुज़ाकरात करने वालों को भी, कि मुज़ाकरात टूटेंगे तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। क्योंकि अगर आज JUI और PTI का क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि 99.5% जो आपकी रिप्रेजेंटेशन है खैबर पख्तूनख्वा की, वह एक तरफ है। आप फिर खैबर पख्तूनख्वा के बगैर तो नहीं ना फेडरेशन चला सकते। तो और अगर वो लॉन्ग मार्च ही अनाउंस कर दें इस्लामाबाद की तरफ, फिर आप क्या करेंगे? तो वैसे क्रिटिसिज्म यही हो रहा है उनके ऊपर कि वो हुकूमत कर रहे हैं, वो गवर्नेंस कर रहे हैं, बड़े बड़े मंसूबे बता रहे हैं, लेकिन जो वोट उनको पड़ा है उसका मैंडेट शायद कुछ और है। नहीं नहीं नहीं, उनको कोई मंसूबों के लिए पड़ा ही नहीं वोट, ना उनको कुछ भी जो है वो पड़ा है कि हुकूमत करने के लिए। उनका काम था KP असम्बली का, वो अब तक वो एक इजलास KP अडियाला जेल के बाहर करे, एक KP असम्बली इजलास जो है वो इधर आके सेनेट के बाहर करे। देखिए ना, आपने चेयरमैन सेनेट KP के बगैर इलेक्ट करा लिया, आपने प्रेसिडेंट पाकिस्तान KP के बगैर इलेक्ट करा दिया, सेनेट जो है वो KP के बगैर चल रहा है। सीनियर 3 जज जो KP का, जिसको कंसिडर होना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट के लिए, इस वक्त अंडर रिप्रेजेंटेड है KP इसमें सुप्रीम कोर्ट में, आपने वो नहीं किया। सो KP को बड़े जो पॉलिटिकल इश्यूज हैं उनकी सेटलमेंट के लिए लोगों ये सारी चीजें तो अली अमीन को भी पता होंगी, तो वो क्यों नहीं कर रहे? मतलब क्या क्या इसमें क्या चीज आड़ आ जाती है, क्या चीज ऐसी आ जाती है बीच में आड़ आ जाती है? देखो, ये तो आप अली अमीन से पूछें। अच्छा अच्छा, वैसे आप बहुत सारे आपके जो अपने लोग हैं वो ये भी कंप्लेन करते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हमारे ऊपर जिस तरह मुकदमात वगैरह हुए, अभी भी वो सिलसिला जो है वो उस तरीके से जिस तरह कॉम्पनसेट होना चाहिए था कि जनाब इसने ये किया वो किया, इस अफसर की यहाँ से ट्रांसफर कर दो, ये कर दो, वो नहीं हो सका फॉर सम रीजन। शायद अभी उनका कंप्लीट होल्ड नहीं है वहां पे खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। अब इससे ज्यादा मेजोरिटी आवाम तो नहीं दे सकती, बाकी फिर नहीं। सही बात है, मेरे ख्याल में एक बड़ी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी चूंकि नहीं है, तो उसकी रिफ्लेक्शन जो है वो KP में भी जो है वो सामने आ रही है। सो आपकी एक बड़ी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी का हिस्सा होती हैं ये चीज़ें। और दूसरा, ऑब्वियसली इनके पास PTI का एक बहुत बड़ा रैला है, जिसकी वजह से ये जो लीडरशिप है ये अभी सर्वाइव कर रही है। और ये जो अदरवाइज इन्होंने तो कोई अपनी लीडरशिप स्किल अभी तक जो है वो नहीं दिया, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है, जिसकी वजह से एक तमाम फोकस अगर आप इस पे रख देंगे कि आप जो ये बंदे जो हैं वो पार्टी में ना आए ताकि मेरी दुकानदारी चलती रहे, ये तो फिर नहीं ना फिर चल सकता। अच्छा, आप पे भी तो ये क्रिटिसिज्म हो रहा है ना कि आप तमाम फोकस आपने इन लोगों पे किया हुआ है। आप मरियम बीबी क्या कर रही हैं, शहबाज शरीफ साहब क्या कर रहे हैं, हुकूमत क्या कर रही है, उन पे जो तनकीद वो लोग इन पे करते हैं आप भी वही तनकीद कर रहे हैं। वो इनको नाअहल कहते हैं, आप भी इनको नाअहल कह रहे हैं। नहीं, इसके ऊपर मेरा इत्तेफाक है हुकूमत से कि ये बहुत नाअहल है। अगर ये नाअहल, ये मतलब जो अब इस वक्त जो लीडरशिप वगैरह शिबली वगैरह ये नाअहल है, इसमें तो कोई शुबा नहीं, ये तो हुकूमत ठीक ही कहती है। लेकिन अगर वो नाअहल ना होते तो अब तक ये हुकूमत अपोजिशन में होती और तहरीक इंसाफ हुकूमत में होती। पर देखे ना, उसमें कहते हैं ना कि फैसला कर लिया गया है, रेड लाइन लग गई है, ये सब कुछ हमने देखा ना, इलेक्शन कमीशन ने और सिंबल का फैसला, ये सारी चीजें तो रिकॉर्ड का हिस्सा है। आपकी बात 100% ठीक है। मैं आपसे कह रहा हूँ वो एडवर्सरी है, वो हम एक हालत जंग में है इस वक्त। जो है वो देखा जाए, सारा जुल्म हो रहा है, तबाही हो रही है, जजों के साथ जो हो रहा है, जो केसेस में हो रहा है, जो शाह महमूद कुरैशी के साथ जो इन्होंने किया, फिर वो जो लड़कियां हैं उनके साथ जो हो रहा है, जो एजाज चौधरी, सब जुल्म है ना, बारबेरिटी है जो हो रहा है, इसमें तो कोई शुबा ही नहीं है। लेकिन देखो, ये हम मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि इसकी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी चाहिए ना, इससे इनको पीछे हटाने के लिए। दो ही तरीके हैं ना, या तो हम कहें कि जी सारे बंदूकां चुक लो तो अपना दो बदो लड़ाई लड़ लीजिए, वो तो नहीं हो सकता ना। पॉलिटिक्स ही करनी है ना, पॉलिटिकल स्ट्रेटजी बनानी है। पॉलिटिकल स्ट्रेटजी में आपने जो आपके क्रिटिकल टाइमलाइंस थी, टाइमिंग ही सब कुछ होती है। जब आपका इलेक्शन चोरी हो रहा था आपने एहतजाज नहीं किया, जब लियाकत चट्टा ने आपने दिया आपने उसको मिस कर दिया। अब जब अलायंस बनाना है आपने, एक दिन वो बेचारे महमूद अचकज़ई और असद कैसर को खान मैंडेट देता है कि जाके गल करो, शाम को ये उसके नीचे से कारपेट निकाल लेते हैं। भाई आप ट्रस्ट करो उनके ऊपर, उनको करने दो, अब उसको आगे तो बढ़ाए। ये अलायंस बनना जो है ना, ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट एक स्टेप होगा। आप समझते हैं कि खान साहब के बाहर आने में जो स्ट्रीट पे एजिटेशन होगी वो कलीदी किरदार अदा करेगी? स्ट्रीट एजिटेशन इज वन पार्ट ऑफ पॉलिटिकल स्ट्रेटजी। द मोर इम्पोर्टेंट पार्ट इज दैट यू शुड नॉट बी सीन अलोन बाय गवर्नमेंट एंड बाय एस्टैब्लिशमेंट। उनको ये ना लगे कि तुम इकल्ले खड़े हो, उनको पता होना चाहिए कि कॉन्सिक्वेंसेज होंगे अगर हमने इनकी बात ना सुनी। देखो ना, मेरा आपका झगड़ा है, ਤੁਹਾਨੂੰ मेरा भार ही नहीं है, दूसरे में तो मैं आंदे जाते जरा जिस तरह हमारे साथ ये कर रहे हैं, आंदे जाते चुक लो, गड्डी भेज दो हमारे, रात को हमें उठा लें, घर तोड़ दो, अपना जनाब औरतों को जो है वो थप्पड़ मार के चले जाओ, कुछ कोई होता ही कुछ हो ही नहीं रहा। कमजोर है ना हम। आज हम जो KP में और हमारे यहाँ पंजाब में क्या फर्क है? KP में क्यों नहीं ये हुआ?
केपी में पता है अगलों ने नस्लों ने को नहीं जो है वो छोड़ना, हमारे आके जो मर्जी कर दें, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। और अच्छा, अकेले छोड़ने की बात आई तो शेख रशीद साहब का भी ये गिला है कि आपकी जमात के साथ वो खड़े हुए, गेट नंबर 4 से लड़ाई ली, हमेशा से वो उनके पोस्टर बॉय रहे, और इस दफ़ा उन्होंने कहा नहीं जी मैं खान के साथ खड़ा हूँ। जब इलेक्शंस आए तो उनको टिकट नहीं दिया गया, इत्तेहाद नहीं हुआ, और पर उन्होंने उस तरह खुल के क्रिटिसिज्म नहीं किया। वो कहते हैं मेरा दिल दुखी है लेकिन ये मेरे साथ अच्छा नहीं किया था। नहीं, बड़ी जाती की शेख साहब के साथ। और देखें शेख साहब, वैसे खान साहब ने जेल में कहा था कि इनको साथ दें, बट फॉर सम रीजन जो कमेटी थी उसने इसके अगेंस्ट फैसला किया कि हमें नहीं देना चाहिए। मेरा ख्याल ये है कि खान साहब के तो बात करेंगे ना, जो इन्फॉर्मेशन उन्हें दी जाएगी, अगर इन्फॉर्मेशन इतनी महदूद है, 4 लोग दे रहे हैं, 3 लोगों के ऊपर एक्सेस नहीं है, चौथा बंदा नहीं है, तो जाहिर है कि वो जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रॉब्लमेटिक होगी। अब इस वक्त जो प्रॉब्लम आ रही है वो ये आ रही है कि खान साहब के पास एक्सेस जो है वो बड़ा, एक तो हुकूमत ने दीवार बनाई हुई है, उस दीवार के आगे इन्होंने अपनी दीवार बना दी है, एक्सेस नहीं है। जब वो दोनों मौकफ सुन के अपनी को बात करेंगे, वो अक्लमंद आदमी है, वो खान साहब जो है वो बड़े जीरक आदमी है, वो इन जैसे थोड़ी है, तो वो फिर बनाएंगे। और मैं सिर्फ, मेरा जो क्रिटिसिज्म है वो ये है कि देखें, आप अपनी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी बनाएं और अपनी लीगल स्ट्रेटजी को फिर अपनी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी के मुताबिक आगे लेके चले, ठीक, नॉट अदरवाइज। ठीक। अगर आप वो करेंगे तो आप 13 महीने में इमरान खान को नहीं निकाल सके, आप अगले 13 महीने भी नहीं निकाल सकेंगे। मुझे आप कहते हैं जी ना बोलो जी, घर बैठ जाओ, खान के आने का इंतजार करो, भाई खान को ही नहीं निकलने देंगे तो मैं क्या इंतजार करूं। अच्छा, आपको तो वैसे खान साहब ने बुलाया भी था, और इंतजार पंजोता साहब ने इस चीज़ का मेरे से भी जिक्र किया था कि फवाद साहब को मिलना चाह रहे थे खान साहब, और आपके हवाले से उन्होंने सहाफ़ियों से भी पॉजिटिव बात की कि फवाद के ऊपर दबाव था कि खान मेरे खिलाफ कोई गवाही दी जाए। तो कोई इस तरह का दबाव था आपके ऊपर कि खान? हर दबाव ही था ना। देखो ना, मुझे क्या प्रॉब्लम्स थे, जाके फॉर्म 47 का MN बन के मैं वजीर बन जाता। मेरे तो हल्के में कोई इतनी बड़ी नून का इंटरेस्ट भी कोई नहीं था, उन्होंने फ़र्क को भी तो टिकट दे ही दिया ना, वो जो उसका कोई ताल्लुक नहीं था। इधर बिलाल कियानी को जो देते ना देते, वो 40,000 वोटों से हार गया इलेक्शन, और अपना तो इसको देते ना देते तो मेरे तो प्रॉब्लम भी नहीं था कोई कि उन्होंने क्या करना था। माई प्राइमरी प्रॉब्लम इज, देखें मैं इमरान खान को नहीं छोड़ सकता, ना छोड़ सकता था, और दैट्स वाई आई सफर्ड। मैं 7 महीने जेल में रहा हूँ, उससे पहले एक बेईमाना तशद्दुद का सामना किया है। ये सारी चीज़ें जो हैं हमने किस कमिटमेंट के लिए की है ना। आपको नहीं लगता ये जो क्रिटिसिज्म आप कर रहे हैं, आप जमात के अंदर एडवर्सरीज पैदा कर रहे हैं, अपने मुखालफिन पैदा कर रहे हैं? देखिए, मेरे ख्याल में एक तालाब है, वो बदबू छोड़ रहा है। अब जब अगर आप ये कहें कि इसको यहीं पे छोड़ दो, पानी गुदला ही रहने दो, जैसे रहो, तो उसके नतीजे में तो कोई बेहतरी आने का कोई चांस। अच्छा, एक और जो तासुर सोशल मीडिया पे मिलता है, आखिरी 1-2 क्वेश्चन कि जी आपको स्टैब्लिशमेंट ने लॉन्च कर दिया है, पहले आप किधर थे, अचानक आपको स्टैब्लिशमेंट ने कहा है कि यार जाके चीज़ें संभालो, संभाली नहीं जा रही। सही बात है, एस्टैब्लिशमेंट हम इतने मिले हुए हैं कि उन्होंने आके मेरा सारा गांव के घर तोड़ दिया एस्टैब्लिशमेंट, और हम इतने मिले हुए हैं कि उन्होंने मुझ पर 3rd क्लास जो है वो टॉर्चर किया। हम और एस्टैब्लिशमेंट इतने मिले हुए हैं कि मुझे 7 महीने जेल में रखा, मेरे छोटे बच्चे जो हैं वो रुल गए, और सिवाय अपना सारी फैमिली जो है वो एक एग्नी से गुजरी। ये हम और एस्टैब्लिशमेंट मिले हुए हैं। ये एक्चुअली पार्ट है ना, जो आपने पहले हम बात कर रहे थे कि पहले होता था कि एक बंदे को तगड़ा करना है ना तो उसको एस्टैब्लिशमेंट से जोड़ दो। ठीक। अब बंदे को कमजोर करना है तो उसको कहो कि ये एस्टैब्लिशमेंट कर। तो देखो ना, ये क्रिटिसिज्म तो मैं उल्टा इन पे कर सकता हूँ कि मतलब मुझे बताइए कि ये हामिद खान साहब जो इस वक्त चैंपियन बने हुए हैं PTI के, ये तो एक केस में नॉमिनेट नहीं हुए। रऊफ हसन साहब के ऊपर अब जाके जो है जो हमला हुआ, जो नहीं होना चाहिए, मैं शदीद उसकी मजम्मत करता हूँ, लेकिन उनको तो ये लग्जरी हासिल था कि वो 7.5 लाख रुपया PTI से लें, 5 लाख रुपया जो है वो अपने जियो ग्रुप से लें, इस्लामाबाद में बैठें और रोज एक आध बयान भी ठोके, और अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। इनको तो कोई कुछ नहीं कह रहा। हम एक ट्वीट करते हैं, 2 नए केस हो जाते हैं हमारे ऊपर। हम एक बात करते हैं, अगले दिन जो है वो आके हमें थ्रेट शुरू हो जाते हैं, अरेस्ट करने आ जाते हैं। तो हम एस्टैब्लिशमेंट के आदमी हैं, और ये साहिबान जो हैं ये माशाल्लाह जो लाडले हैं, इनका कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा, एक और जो बात कही जाती है कि जी आपको जल्दी क्या है, मतलब खान साहब बाहर आएंगे तो आप चले जाएंगे। दूसरा ये है कि मुख्तलिफ मौकों के ऊपर आप पे जो क्रिटिसिज्म होता है, जो कारकुन भी करते हैं, कुछ सेगमेंट ऑफ कारकुन जिसे आप कह सकते हैं कि जी आप लोगों से बड़े राब्ते रखते हैं। कभी राना सनाउल्ला से आप हंस के बात कर रहे होते हैं, अनवारुल्लाह काकड़ वज़ीर आज़म बने, आप उनसे मिलने चले गए। मतलब क्या जरूरत थी अनवारुल्लाह काकड़ साहब के हवाले से? तो देखें ना, जमात में बड़ा नेगेटिव तासुर है। वो बड़े अच्छी शख्सियत है, मैं ज़ाती तौर पर उनको जानता हूँ, लेकिन ओवरऑल सिनारियो के अंदर क्या आपको ये करना चाहिए? ठीक है ना, ये तो एक नया रिवाज है, बन गया है।
और हमारे यहाँ थोड़ा ज़्यादा है कि आप अगर सियासत में हैं और आपका डिफरेंस है तो वो इतना डिफरेंस होना चाहिए कि तुझे बिल्कुल ही उनके साथ जो है वो कुट्टी कर ले। देखिए अनवार और हम जो हैं वो 4 साल हम इकट्ठे रहे हैं, हम मिनिस्टर्स एनक्लेव में इकट्ठे रहे हैं। जो मेरी बेटियां हैं वो उनके घर के ऊपर में जो है वो 24 घंटे रही हैं, उसके उसकी बीवी के पास और उसके बच्चों के साथ। उसके बच्चे जो हैं वो 24 घंटे मेरे साथ जो रहे हैं। मेरी बीवी जो है इज़ लाइक उसकी बहनों की तरह है, और अनवार जो है वो बिल्कुल मेरे भाइयों की तरह है। और इसके बावजूद कि वो मेरे लिए कुछ नहीं कर सका, देखिए वो इतना कमज़ोर वज़ीर आज़म साबित हुआ कि वो, जो मैं समझता हूँ कि मेरा उसके साथ बड़ा करीबी ताल्लुक था, सरफराज बुगटी के साथ मेरा बहुत करीबी ताल्लुक था, ये लोग इतने आई वुड से कि कमज़ोर साबित हुए कि ये मेरे लिए कुछ नहीं कर सके। तो लेकिन ये मतलब नहीं है मेरा होगा कि हम उसके साथ जो है अब उसके बच्चा कहीं मिलेगा तो मैं उसको जो है वो नहीं मिलूंगा, मेरे वो बच्चों की तरह है। जहाँ सरफराज जहाँ पे मुझे मिलेगा, अनवार मिलेगा, तो मेरा उनसे बड़ा करीबी ताल्लुक है। राना सनाउल्लाह साहब के ऊपर जब पीक में ये केस बना था तो मैंने कैबिनेट में उसकी मुखालफत की थी। और इसी तरीके से ये जो बाकी केसेस बने हैं, मिफ्ता के ऊपर बना, खाकान अब्बास साहब के ऊपर बना, मैंने कैबिनेट में मुखालफत की कि ये नहीं ठीक होने चाहिए। और देखें ये नहीं हो सकता कि आप कहें कि हमारे पर्सनल दुश्मनी थोड़ी है हमारी, ठीक। हमारे पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं। आखिर में जरा मखसूस नशिस्तों वाला, अब लगता है इस तरह कि आप लोगों की जो मुस्तकबिल की सियासत है उसका काफी हद तक दारोमदार इन नशिस्तों पे, अगर उनको 2 तिहाई अक्सरियत मिल गई तो उन्होंने तो पता नहीं फिर कौन कौन सी कानून साजी करनी है। नहीं बिल्कुल, उनकी तो कानून साजी असल में काफ़ी हद तक वाज़ेह। उनकी कानून साजी जो है वो इस तरह से है कि वो एक तो जो लॉ मिनिस्टर साहब ने टीवी पे आके ये कहा है कि एक तो वो 2-2 साल बढ़ाना चाहते हैं मुद्दत, यानी फायज़ ईसा साहब को 2 साल और वो देना चाह रहे हैं। उसके बाद वो और एक ला रहे हैं अमेंडमेंट जिसके ज़रिए जो हाई कोर्ट के जजेस हैं उनको वो ट्रांसफरेबल पोस्ट बना रहे हैं। ठीक है। अब उसका क्या मतलब है? उसका मतलब यह है कि जो बाबर सत्तार है, मोहसिन कियानी है, ये और जो बाकी जो जजेस हैं, इन लोगों को वो उठा के बना देना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल फेडरल शरीयत कोर्ट का जज, बलूचिस्तान हाई कोर्ट का जज, बिखरा दें उनको, उनकी ताकत ख़त्म हो जाए और वो खड़े ना हो सकें। इसी तरीके से वो प्रैक्टिकली जुडिशरी को सबसर्विएंट कर देंगे एग्जेक्टिव के। एग्जेक्टिव के। और जाहिर है कि वो एक बड़ी ख्वाहिश है इनकी। और इसके नतीजे में सबसे बड़ा नुकसान तो जुडिशरी को होगा खुद। दूसरा जो बड़ी बात है कि वो और अमेंडमेंट्स लेके आएंगे जिसके ज़रिए वो और स्क्वीज़ कर सकें। और बेसिकली हसीना वाजिद का जो बांग्लादेश का जो मॉडल है, ख्वाब तो देखे ना, हमारे जो मौजूदा सेटअप है उसमें ख्वाब तो ये है कि पाकिस्तान शुड बी लाइक इन नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया और बांग्लादेश को ये आइडियलाइज करते हैं कि वैसा मुल्क होना चाहिए। भाई सोशल मीडिया भी बंद कर दो, टीवी भी बंद कर दो, अपोजिशन लीडर जो है वो जेलों में होगा, जुडिशरी जो है वो आपको पता है बांग्लादेश में तो सिटिंग चीफ जस्टिस को हथकड़ी लगवा दी थी हसीना वाजिद ने। तो ये आइडियलाइज ये सिस्टम कर रहे हैं। और ये जो सीटों का जो बंदर बांट है उस वो अगर ये चली गई पीपल्स पार्टी और नून लीग को, तो फिर एग्जैक्टली वी विल बिकम बांग्लादेश मॉडल। ठीक। और पाकिस्तान के अंदर जो एनार्की है उसके चांसेस फिर मजीद बढ़ जाएंगे। आप पीटीआई का हिस्सा रहेंगे और पीटीआई की सियासत करेंगे। वो जमात फिलहाल तो मान नहीं रही है, जो जो लोग बोलते हैं, जो लोग आके मीडिया पे बात करते हैं वो कहते हैं ये फिलहाल हमारा हिस्सा नहीं है, पर आप क्लियर हैं? उनकी क्या हैसियत है, वो कौन है ये? इनको तो आधों को तो मैं लेके आया हूँ अपना, और ये ऐसे जो है इनकी कोई मैं बात जो है वो हैसियत नहीं है। लेकिन मैं आपको एक और बात बताऊँ, अगर आप इस वक्त पीटीआई में नहीं भी है ना, आप, इमरान खान भी कहता है कि यार आप ये नहीं है पीटीआई में, इनको बाहर निकालो, ये करो, फिर भी आपको पीटीआई और इमरान खान का साथ देना चाहिए। इसलिए कि अगर ये जंग इमरान खान हार जाता है ना, फिर 22 करोड़ लोग हार जाते हैं। फिर हम एक जो एक एक समझिए कि हमने रेवोल्यूशन पाकिस्तान में जो लाए हैं ना, कि पाकिस्तान के 22 करोड़ लोगों ने कहा है कि नहीं हम डिसीजन मेकर हैं। जो 8 फरवरी के इलेक्शनों में उन्होंने जो फैसला दिया है, हम दोबारा इसको वही 8, 10, 15, 20 लोगों को दे देंगे जो बंद कमरों में अपने जो फैसले हैं वो करेंगे। ये पाकिस्तान हैज एक बहुत बड़ा आपने आप समझिए छलांग लगाई है ठीक। पाकिस्तान। वैसे ये आप एक्सपेक्ट कर रहे थे? यहाँ पे तो टीवी पे बड़े सीनियर हमारे कोलीग्स बताते थे कि खत्म शुद्ध हो गए हैं, इनकी सियासत खत्म हो गई, रेड लाइन लगी। 8 फरवरी आपके लिए भी सरप्राइज था? बिल्कुल भी नहीं। आप अगर आप याद करें तो मैंने मीडिया पे भी बात ये कही थी, और मैंने कई जो मीटिंग्स हुई थी हमारी भी और सारे में, मैंने उनमें भी बताया था कि ये जो पाकिस्तान, ये एक्चुअली तब्दीली हुई मुझे जो नज़र आई ना, ये हम जब 19 सीटें खाली हुई ना पंजाब में, तो खान साहब के साथ एक जो कैंपेन हुई थी, मैं उस कैंपेन में खान साहब के साथ साथ था।
वहाँ पे जो जलसों में बहुत जामपुर जैसे इलाकों में, दरिया खान बक्कर जैसे इलाकों में जो औरतों की वहाँ पे थी ना नुमाइंदगी जलसों में, मेरा खान साहब जो थे उनसे मेरी जो बात हो रही थी, मैंने खान साहब तो पहले ही कह रहे थे कि नहीं ना बड़ा तब्दील हो गया मुल्क के वो। मैंने कहा सर ये जो औरतों की रिप्रेजेंटेशन इन जलसों में आ रही है ना, ये बड़ी एक रिमार्केबल चेंज है। और इसका मतलब यह है कि ये पाकिस्तान जो है वो किनशिप से निकल के इंडिविजुअलिज्म में चला गया। ठीक। देखो ना पाकिस्तान में इलेक्टेबल्स की वो खत्म हो गया। पहले होता ये था ना कि जो जट है, राजपूत है, राई है, उन्होंने उनको वोट देनी है, उधर उसने उनको वोट देनी है। इस दफा क्या हुआ है, जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद यूरोप में क्या हुआ कि आपने के जो बड़े ट्राइब्स थे वहाँ के, उनकी ताकत खत्म हो गई और लोग जो लेबर थे, जो टेक्सटाइल वहाँ पे मिलें लग गई थी, सारा कुछ हो गया, तो वहाँ पे इंडिविजुअलिज्म जो है वो बड़ा हो गया। पाकिस्तान में भी ये जो वोटर आया है, जो यंगस्टर वोटर आया है, 30 मेरा ख्याल है को अराउंड जो इस वक्त 64% पॉपुलेशन है वो अंडर 30 है। बिल्कुल। और मेरा ये ख्याल है कि 44% पॉपुलेशन तो 2022 की है। तो ये जो वोटर है उसने आके पूरे डायनामिक्स ही चेंज कर दिए हैं। अब वो आप जो है और जो माएँ हैं वो बच्चों के साथ जाती हैं या वो अपना फैसला खुद करती हैं। सो पहली बार ये हुआ है कि जो हम गांव के अंदर जो है थे ना अपने पग जड़े पाते थे मतलब या कि नंबरदार हो गया कह या लो या जो भी हो गया, जो सरपंच हो गया, डिसीजन जो भी, मेकर थे, हाँ, डिसीजन मेकर। उनकी हैसियत खत्म हो गई एंड पीपल टुक द डिसीजन इन देयर ओन हैंड। तो ठीक। यही अब आगे होना है। पाकिस्तान ने बदलना नहीं है एस्टैब्लिशमेंट को। ये जो नई सोच, देखिए हमेशा पॉलिटिक्स फॉलो करती है सोशल चेंज को। पाकिस्तान में सोशल चेंज आ चुकी है। अब देखना यह है कि एस्टैब्लिशमेंट इसको कितना टाइम लगाती है एक्सेप्ट करने में। सूनर द बेटर। सूनर द बेटर। फौज चौधरी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपका भी शुक्रिया, बहुत जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू।